सभी को नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ऐप पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम प्लेट विवर्तन की प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेट विवर्तन की यह सिद्धांत सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का ही विस्तृत रूप है। यह एकीकृत अवधारणा है जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, ये हमने पहले वीडियो में हम करवा चुके हैं। इस सागर नितल प्रसरण सिद्धांत को यह एकीकृत अवधारणा है जो एक साथ सागर नितल प्रसरण, महाद्वीपीय विस्थापन, क्रस्ट की संरचनाओं और विश्व में भूकंप एवं ज्वालामुखी गतिविधियों की सामग्री प्रस्तुत करती हैं। प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1965 में टूजो विल्सन ने किया था। यह सिद्धांत 1967 ईस्वी में W.J. मॉर्गन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन्होंने एक स्वतंत्र रूप से अवधारणा को प्रस्तुत किया था। सबसे पहले ये प्लेट है जो 1965 में टूजो विल्सन के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया और फिर यही सिद्धांत 1967 में W.J. मॉर्गन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन्होंने एक स्वतंत्र रूप से अवधारणा को प्रस्तुत किया था और इस अवधारणा को न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक्स का नाम दिया गया था। कुछ समय बाद यह प्लेट विवर्तनिकी के रूप में प्रस्तुत हो गई थी। इस सिद्धांत की परिकल्पनाएं क्या हैं? सक्रिय मध्य सागरीय कटक पर सागर नितल का प्रसार एवं नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण निरंतर होता रहता है। सागर नितल का प्रसार भी होता रहता है निरंतर और नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण भी होता रहता है। प्लेटों के अभिसरण क्षेत्रों में अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सेपित होती है, जिससे गर्तों का निर्माण होता है। जैसे एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। अगर ये प्लेट इसके नीचे सेपित हो जाएगी तो ये यहाँ पे जो गर्त, ये यहाँ पे जो बनेगा, ये गर्त बनेगा, तो इससे गर्तों का निर्माण भी होता है। पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल नियत बना रहता है और तात्पर्य है कि नष्ट हुई क्रस्ट तथा नवीन निर्मित क्रस्ट का क्षेत्रफल बराबर रहता है। जितनी क्रस्ट नीचे सेपित हुई है उतनी क्रस्ट ऊपर ज्वालामुखी के दौरान आ जाती है। तो इससे पृथ्वी की सतह का जो क्षेत्रफल है ये नियत बना रहता है। प्लेटों के प्रकार क्या क्या हैं? पृथ्वी का बाह्य भाग दृढ़ खंडों का बना है, वह इन खंडों को प्लेट कहा जाता है। जैसे क्रस्ट है इस डायग्राम में, जैसे क्रस्ट है और इसके ये भाग ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ है ऐसे, और इन्हीं टुकड़ों को हम प्लेट कहते हैं। पृथ्वी का स्थलमंडल क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, ये स्थलमंडल है, कई प्लेटों में विभाजित हैं, जो महाद्वीपीय में 200 किलोमीटर और महासागरीय में 5 से 100 किलोमीटर स्थलखंडों से मिलकर बना है। ये महासागरों से और महाद्वीपों से मिलकर बना है। महासागरों में इसकी जो मोटाई वो 5 से 100 किलोमीटर की है और महाद्वीपों में इसकी मोटाई 200 किलोमीटर है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल 7 मुख्य एवं कुछ गौण प्लेटों में विभाजित है, जो निम्न प्रकार से हैं। मुख्य प्लेट और गौण प्लेट। मुख्य प्लेट अंटार्कटिका प्लेट, इसमें अंटार्कटिका और इसके चारों ओर से विद्यमान महासागरीय प्लेट भी शामिल है। और उत्तरी अमेरिका प्लेट में इसमें पश्चिमी उत्तरी अमेरिका के साथ अंटार्कटिका महाद्वीप महासागरीय नितल शामिल है तथा दक्षिण अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण भी करते हैं। दक्षिण अमेरिकी प्लेट, इसमें दक्षिण अमेरिका के साथ पश्चिमी अंटार्कटिका नितल शामिल हैं। उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं।
नेक्स्ट है प्रशांत प्लेट। इसमें लगभग संपूर्ण प्रशांत महासागर शामिल है। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर एवं ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप इसमें शामिल है। और अफ्रीकी प्लेट पूर्वी अटलांटिक नीतल के साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप इसका भाग भी है। यूरेशियन प्लेट यूरेशिया के साथ पूर्वी अटलांटिक नीतल इसका भाग है। नेक्स्ट है गौण प्लेट माइनर प्लेट्स। कोकोस प्लेट्स यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। मध्यवर्ती। नज़का प्लेट यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। अरेबियन प्लेट इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग शामिल है। और फिलीपीन प्लेट यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट यह न्यूगिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। फ्यूजी प्लेट। नेक्स्ट है प्लेटों को संचालित करने वाले बल कौन से हैं। जिस समय वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय यह मान्यता थी कि पृथ्वी एक ठोस तथा गति रहित पिंड है। लेकिन सागर नितल प्रसरण और प्लेट विवर्तन की इन दोनों सिद्धांतों में इस बात पर बल दिया गया कि पृथ्वी का धरातल व भूभाग स्थिर न होकर गतिमान है। प्लेटों की गति को निर्धारित करने वाले बल निम्नलिखित हैं। संवहनीय धाराएं हैं। सबसे पहले तो संवहनीय धाराएं हैं। प्लेटें गतिशील हैं तथा ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे गतिमान तप्त मैग्मा वृत्ताकार रूप से गतिशील है। यह मैग्मा धरातल पर पहुंचकर अपसारित होती है और ठंडा होकर अवतलित हो जाता है। यही चक्कर निरंतर चलता रहता है जिसे संवहनीय प्रवाह भी कहते हैं। कन्वेक्शन फ्लो। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम रेडियो तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ऊष्मा। ऑर्थरहोम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया था। इसने बाद में हैरियस के सागर नितल प्रसरण की अवधारणा को प्रभावित किया था। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व तप्त मेंटल अवस्थित है जो प्लेट को गतिमान बनाता है। संवहनीय जैसे तप्त लावा तप्त मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर निकलता है। यह क्या है? संवहन की प्रक्रिया है। ये संवहनीय धाराएं हैं। नेक्स्ट है स्लैब पुल सिद्धांत। स्लैब पुल एक खिंचाव बल है जो एक अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के मेंटल में सेपन के कारण उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत के अनुसार महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है। इसमें महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है और महाद्वीपीय और उष्ण मेंटल का घनत्व कम होता है। घनत्व में इस अंतर के कारण महासागरीय प्लेट तेज़ी से मेंटल में धंसने लगती है और इसी सेपन के कारण यह बल उत्पन्न होता है। प्लेटों के संचलन में स्लैब पुल एक प्रमुख बल के रूप में कार्य करता है। इसे हम निम्नलिखित चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, जो प्लेट नीचे सेपित हुई है स्लैब पुल है और ये नीचे धंसती चली जाती है। नेक्स्ट है रिज पुश सिद्धांत। मध्य महासागरीय कटक के पास निकलता हुआ लावा अत्यधिक उष्ण होता है। धीरे धीरे यह शीतल होकर जमने लगता है तथा आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा उठ जाता है। जैसे जैसे यह ठंडा होता जाता वैसे वैसे इसका घनत्व बढ़ता जाता है। घनत्व बढ़ने के साथ ही गुरुत्वाकर्षण के कारण कटक के पास अवस्थित लिथोस्फीयर कटक से दूर हटने लगता है और इस प्रकार प्लेट का संचलन होता रहता है। ये वही सिद्धांत है जो संवहनीय धारा के लिए बताया था और इसी सिद्धांत से ज्वालामुखी भूकंप की घटनाएं घटती हैं। प्लेट किनारे एवं प्लेट सीमा। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट का किनारा कहते हैं, जबकि दो प्लेट के मध्य संचलन मंडल को प्लेट सीमा कहते हैं। सीमाएं नवनिर्मित पर्वत प्रणाली
महासागरीय कटक और गर्तों से संबंधित होती हैं। प्लेटों के किनारे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे ही भूकंपीय, ज्वालामुखी और विवर्तनिकी घटनाएं होती है। प्लेटों का विस्तार नियमित रूप से एक दूसरे के सापेक्ष दिशा में हो रहा है। प्लेट संचरण के आधार पर 3 प्रकार की प्लेट सीमाओं की पहचान की जाती है। फर्स्ट है अपसारी सीमा, जिसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में विस्थापित होती है तथा नई क्रस्ट का निर्माण होता है तो उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही है तो ये एक नई क्रस्ट का निर्माण यहाँ पर करती है, तो इसे अपसारी प्लेट कहा जाता है। नए क्रस्ट के निर्माण के कारण इन्हें रचनात्मक सीमा भी कहा जाता है। वे स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उन्हें प्रसारी स्थल कहा जाता है। जब प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है तो उन्हें प्रसारी स्थल कहा जाता है। इस स्थिति में मैग्मा निरंतर मंद गति से ऊपर उठता रहता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें, उत्तरी अमेरिकी व दक्षिणी दोनों प्लेटें यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटों से 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से अलग हो रही है। अफ्रीका व यूरेशियन प्लेट से अमेरिकी प्लेटें दूर हो रही हैं, तो यहाँ पर ये डाइवर्जेंट बाउंड्री का उदाहरण है। अपसारी सीमा और उससे संबंधित भूगर्भीय घटनाएं, इसमें सामान्य भ्रंशन एवं रूपांतरित भ्रंशन होता है। कटक का निर्माण होता है इसमें जब 2 प्लेटें एक दूसरे से 2 प्लेटें ऐसे दूर जाएगी तो कटक का निर्माण करेगी और नवीन क्रस्ट का निर्माण होगा और गैर विनाशकारी भूकंप आएंगे। जब ये दोनों प्लेट आपस में रगड़ कर संचलन करेगी तो इससे गैर विनाशकारी भूकंप आएंगे, मतलब हल्के भूकंप। मंद ज्वालामुखी उद्गार होगा। ज्वालामुखी है, ये मंद तरीके से आएंगी। नेक्स्ट है अभिसारी सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सेपित होती है तो इस सेपन से क्रस्ट का विनाश हो जाता है और इस प्रकार की सीमा को अभिसारी सीमा कहते हैं। क्रस्ट का विनाश होने के कारण इन्हें विनाशकारी सीमा कहते हैं। वह स्थान जहाँ प्लेट सेपित होती है उसे सेपन क्षेत्र कहते हैं। और यह भी अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है। जैसे एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है और ये एक प्लेट इस प्लेट के नीचे सेपित होगी तो क्रस्ट का विनाश होने के कारण इसे विनाशकारी प्लेट कहेंगे। और जहाँ प्लेट सेपित होती है ये यहाँ पे सेपित हो गई है और इसको हम सेपन क्षेत्र कहते हैं। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के मध्य जैसे प्रशांत और अमेरिकी प्लेट है। रॉकीज एवं एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति इसी प्रकार के अभिसरण का उदाहरण है। जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेटें टकराएंगी तो पर्वतों का निर्माण होगा। महासागरीय प्लेटों के मध्य जैसे प्रशांत और यूरेशियाई प्लेट, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि द्वीप समूह इसी प्रकार के अभिसरण का परिणाम है। जब 2 महासागरीय प्लेटें टकराएंगी तो द्वीप समूह का निर्माण होगा। और महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य जैसे गोंडवाना लैंड, लोरेशिया, हिमालय की उत्पत्ति इस प्रकार के अभिसरण के उदाहरण हैं। महाद्वीपीय प्लेटों में हिमालय जैसे पर्वतों की उत्पत्ति होगी। अभिसारी सीमा एवं संबंधित भूगर्भीय घटनाएं, ये इसी का क्रस्ट का निर्माण होगा, विनाशकारी भूकंप आएंगे और ज्वालामुखी उद्गार होगा, व्युत्क्रमित भ्रंशन होगा। नेक्स्ट है संरक्षित या रूपांतरित सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहाँ न तो क्रस्ट का निर्माण होता और न ही विनाश होता है तथा प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज दिशा में गति करती है, उन्हें रूपांतरित सीमा कहते हैं। रूपांतरित
बैलेंस दो प्लेटों को अलग करने वाला तल है जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के साथ लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर ही एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। एक ही समय पर नहीं होता, अलग अलग समय पर यह उद्गार होता है। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेटों के भाग भिन्न भिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग अलग खंडों पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है। सैन एंड्रियाज कैलिफोर्निया वाराणसी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ये थी तीनों सीमाएं थी। रूपांतरित सीमा एवं संबंधित भूगर्भिक घटनाएं, इसमें भी रूपांतरण भ्रंश होगा और विनाशकारी भूकंप होगा। ज्वालामुखी उद्गार की अनुपस्थिति होगी। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो नीचे सेपित नहीं होगी, और सेपित नहीं होगी तो ये जो मटेरियल है ये ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि नीचे तो कुछ गया ही नहीं। क्रस्ट अप्रभावित रहती है, क्रस्ट को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न तो क्रस्ट का निर्माण होगा न उसका विनाश होगा। ये तालिका है सीमाओं के प्रकार, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित। ये जैसे पढ़ा है उसी का एक टेबल है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी के पक्ष में तर्क क्या क्या है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण एवं पुराचुंबकत्व के अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर प्लेट विवर्तनिकी के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। कुछ प्रमुख तर्क निम्न प्रकार से है। भूकंपीय एवं ज्वालामुखी क्षेत्रों की उपस्थिति का प्लेटों के किनारे पर पाया जाना। कोई भी घटना घटित होती है तो भूकंप हो या ज्वालामुखी हो, ये उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहाँ पर प्लेटों का किनारा है। किनारों पर ही ये घटनाएं घटित होती हैं। वलित पर्वतों का निर्माण प्लेटों के किनारे पर होता है। महासागरीय किनारों पर कब होता है? जब ये आपस में टकराती हैं। रासायनिक संरचना संगठन, महासागरीय कटक के दोनों ओर समान दूरी पर पाए जाने वाले चट्टानों के निर्माण के समय रासायनिक संरचना संगठन और चुंबकीय गुणवत्ता में समानता पाई जाती है, जैसे सागर नितल प्रसरण ने बताया था। महासागरीय कटक के निकट पाए गए अवसादों के निक्षेपण की मोटाई काफ़ी कम है, और साथ ही कटक से दूरी बढ़ने के साथ अवसादों की मोटाई बढ़ती जाती है। चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रम, जैसे अवसादों की मोटाई, जैसे सागर नितल है और यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और यहाँ पर कटक बन गए, यहाँ पे कटक बन गए। और जैसे जैसे ये प्लेट मूव कर रही है और ये आगे की तरफ हो जाएंगे, फिर यहाँ पर और उद्गार होगा, फिर ये और आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ पर और उद्गार होगा। तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इन अवसादों की मोटाई भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। जब ये प्लेटें टकराती है तो जिनका घनत्व ज़्यादा होगा वो प्लेट नीचे सेपित होती है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे यूरेशियाई व भारतीय प्लेट से हिमालय का निर्माण हुआ है। महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरण, ये दोनों आपस में टकराती है। तो जब ये दोनों टकराती है तो सागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सेपित हो जाती है तथा अत्यधिक संपीड़न के कारण प्लेटों के किनारों पर वलन पड़ जाते हैं। इससे वलित पर्वतों का या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा, जैसे रॉकीज और एंडीज पर्वत है, ऐसे वलन पड़ेंगे। नेक्स्ट है महासागरीय प्लेट अभिसरण। जब महासागरीय प्लेट आपस में टकराती है तो अधिक घनत्व वाली प्लेट का कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सेपित हो जाता है। जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होगी वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सेपित होगी।
इस प्रक्रिया में द्वीपीय त्वरण तथा द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जापान द्वीप चाप, जैसे द्वीपों की एक चाप होगी। जैसे मैप में देखिए द्वीपों की एक, जापान के द्वीपों की एक चाप मिलेगी, इसे द्वीपीय चाप कहते हैं। इस समूह को, द्वीपों के समूह को द्वीपीय चाप कहते हैं। और इन चापाकार द्वीपीय क्षेत्रों के मध्य छिछले सागरों का निर्माण हो जाता है, जिसे पृष्ठ चाप बेसिन कहा जाता है। प्रत्येक चापों के किनारों पर गहरे महासागरीय गर्त पाए जाते हैं। सेपित प्लेट के पिघलने से ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं और इस स्थिति में ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण भी होता है। जैसे जापान के कुछ द्वीप हैं, उनसे नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या है। यद्यपि प्लेट विवर्तनिकी महाद्वीपों और महासागरों के वितरण का वर्णन करने वाला एक प्रभावी सिद्धांत है, फिर भी अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनका संतोषजनक उत्तर देने में यह सक्षम नहीं है। क्षेपण क्षेत्र सबडक्शन जोन की तुलना में प्रसारित होते हुए कटक का विस्तार काफ़ी अधिक है। दूसरे शब्दों में स्थलाकृति का निर्माण उनके विनाश से कहीं अधिक है। मतलब जैसे ये प्लेट है, ये इसके नीचे सेपित होती है, तो ये कह रहे हैं क्रस्ट का विनाश ज़्यादा होता है और ये सेपित, और ये जो ऊपर बचती है, ये जैसे ज्वालामुखी फटती है तो ये जो ऊपर जो मैग्मा निकलता है ये कम होता है। ये इसकी आलोचना है। कभी कभी एक प्लेट के दो दिशाओं में एक साथ स्थानांतरण के प्रमाण मिलते हैं, जो कि असंभव है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यह व्याख्या करने में असमर्थ है कि क्षेपण प्रशांत महासागर तट तक ही क्यों सीमित है, जबकि प्रसरण सभी महासागरों में पाया जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर्वतों के निर्माण के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है। पृथ्वी पर बहुत सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिनका प्लेट विवर्तनिकी से कोई संबंध नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न हाईलैंड्स, दक्षिणी अफ्रीका का ड्रैगन्सबर्ग तथा ब्राज़ील का सियर डोलेमर कुछ ऐसे ही पर्वत हैं जिनकी निर्माण प्रक्रिया को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जाता। कुछ ये पर्वत है जिन्हें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्रियाएं जो प्लेट विवर्तनिकी के कारण होती है। सक्रिय ज्वालामुखी जिनसे उद्गार होता रहता है या जिनमें कुछ समय पहले तक उद्गार हुए हैं, इसका उदाहरण एटना और स्ट्रोम्बोली है। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी जो एक बार सक्रिय होने के पश्चात काफ़ी लंबे समय तक शांत रहते हैं, किंतु सक्रिय होने की संभावना उनकी बनी रहती है, जैसे माउंट विसुवियस ज्वालामुखी है। विलुप्त ज्वालामुखी जिनमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन जिनमें ज्वालामुखी की सभी विशेषताएं मौजूद हो, उन्हें विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे नीदरलैंड का सिप्रोक। नेक्स्ट है ज्वालामुखी और प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट की सीमाओं पर ज्वालामुखी क्रियाएं। अधिकांश ज्वालामुखी क्रियाएं प्लेटों के किनारों पर ही घटित होती है। 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक सीमाओं पर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर तट पर अधिकांश ज्वालामुखी क्रियाएं होने के कारण इस क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है। प्रशांत महासागरीय तट को क्या कहा जाता है? अग्निवलय कहा जाता है। नेक्स्ट है अंत प्लेट ज्वालामुखी क्रियाएं। ये प्लेटों के किनारों पर नहीं बल्कि प्लेटों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। इसका कारण हॉटस्पॉट को माना जाता है। आने वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे हॉटस्पॉट क्या होता है। ज्वालामुखी के दौरान जो स्थलाकृति बनती है, जो बाह्य स्थलाकृति बनती है, सिंडर या राख शंकु निकास नलिका के आसपास विखंडित पदार्थों के जमाव के कारण बनते हैं। इसका आकार ज्वालामुखी पदार्थों के निरंतर जमाव के कारण
बढ़ता जाता है और इनमें लावा चिपचिपा होता है। ये नलिका है और इसके यहाँ पर आसपास जो हो गए इसे सिंडर या राख शंकु इन्हें कहा जाता है। कंपोजिट शंकु, ये सभी प्रकार के शंकुओं से ऊंचे होते हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखी पदार्थों के स्तरों के रूप में जमा होने से होता है। ये भी सेम ऐसे ही है। इसमें लावा विखंडित पदार्थों के संगठन में संयोजक तत्वों का कार्य करता है। इनमें लावा ठंडा व अधिक चिपचिपा होता है। सील्ड ज्वालामुखी तरल लावा के भाव से बनते हैं। ये बड़े आकार व कम ऊंचाई के होते हैं। ज़मीन पर यह ढाल रूपी दीवार के रूप में खड़ा रहता है। ये दुनिया में सबसे विशाल होते हैं बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर ये सबसे दुनिया में सबसे विशाल होते हैं। बेसाल्टिक प्रवाह से निर्मित क्षेत्र, बेसाल्टिक प्रवाह से जो निर्मित क्षेत्र हैं ये क्षेत्र तरल होते हैं और बहुत लंबी दूरी तक फैलते हैं। संसार के कुछ हज़ारों वर्ग किलोमीटर घने प्रवाह से ढके हैं। जैसे भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महासागर महाराष्ट्र पठार का अधिकतर भाग पाया जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप ये बेसाल्टिक प्रवाह से निर्मित क्षेत्र है। जो पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी के दौरान जो पृथ्वी के अंदर स्थलाकृति बनती है, उन स्थलाकृतियों को देखिए। सबसे पहले बैथोलिथ एक लंबी असमान लहरदार गुंबदनुमा आकृति होती है। यह विशाल क्षेत्र में फैला हुआ होता है। कभी कभी इसकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है। यह ग्रेनाइट से निर्मित होता है। बैथोलिथ ग्रेनाइट से निर्मित होता है। यह ऐसे होता है, गुंबदनुमा लहरदार और असमान। नेक्स्ट है लेकोलिथ, क्षैतिज परतदार चट्टानों के मध्य उत्तम ढाल के रूप में मैग्मा के जमाव से निर्मित है और मशरूम जैसा या गुंबदनुमा होता है। ये ऐसा होता है। इसके अंदर यहाँ पर मैग्मा होता है। यहाँ पर मैग्मा होता है इसके चारों तरफ। इसे लेकोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट है फैकोलिथ, मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में अपनीति व अभिनीति में अम्लीय मैग्मा के जमाव से निर्मित होता है। ये जैसे ये पृथ्वी के अंदर की स्थलाकृति है, इसे अपनति कहते हैं और इसे अभिनति कहा जाता है। लेपोलिथ अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता लावा का जमाव या मैग्मा का जमाव होता है। इस प्रकार तसरीनुमा आकृति को लेपोलिथ कहते हैं। ये लेपोलिथ ये अवतल के आकार का होता है। नेक्स्ट है डाइक। यह एक संगठित मैग्मा की दीवार की भांति संरचना है जो अवसादी चट्टानों के लगभग समकोण पर निर्मित होती है। जैसे ये यहाँ पर होती है। इसकी लंबाई व मोटाई कुछ सेंटीमीटर से कुछ किलोमीटर तक पाई जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव क्या? ज्वालामुखी विस्फोट मानव जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाता है। जैसे तेज़ी से आगे बढ़ते हुए तप्त लावा द्वारा मानव तथा जानवरों के जीवन की स्थिति एवं कृषि भूमि तथा जंगलों का विनाश होता है। बड़ी मात्रा में विखंडित पदार्थों, धूल, राख, धुआं एवं विस्फोट के दौरान उत्सर्जित जहरीली गैसों से स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता है। ये गैसें अम्लीय वर्षा में भी योगदान करती है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण उत्पन्न भूकंप विनाशकारी भूकंपीय तरंगों को उत्पन्न कर सकता है। ये तरंगें प्रभावित तटीय क्षेत्रों में जानमाल को नुकसान पहुंचाती है और पृथ्वी और वायुमंडल के मध्य व्याप्त तापीय संतुलन को प्रभावित कर ज्वालामुखी परिवर्तन करती है। और सकारात्मक परिणाम क्या क्या हैं? लावा से उर्वर मिट्टी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान ताप एवं दाबीय स्थितियों के कारण कई मूल्यवान पत्थरों का निर्माण भी होता है। गेसर और दुआरे पर्यटन को आकर्षित करते हैं और साथ ही इसमें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक खनिजों के पाए जाने के कारण ये चिकित्सा की दृष्टि से भी लाभदायक होते हैं।
कुछ क्रेटर नदियों के स्रोत होने के साथ ही पर्यटकों के लिए मनोरम आकर्षण का केंद्र होते हैं। अधिकांश ज्वालामुखी चट्टानें सतह पर आने के बाद धातुओं और खनिजों का भंडार भी होती है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के विभिन्न अंग। छिद्र वेंट। ज्वालामुखी शंकु के मध्य में गोलाकार या लगभग अर्ध गोलाकार निकास है। छिद्र एक संकीर्ण नलिका द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों से जुड़ा रहता है। ज्वालामुखी पदार्थ इसी नलिका के माध्यम से निकलते हैं। जैसे यहाँ से मैग्मा ऊपर की ओर आया तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये वेंट कहलाता है, छिद्र कहलाता है। और इसी संकीर्ण ये नलिका है, इसे ही संकीर्ण नलिका कहा जाता है और ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है पायरोक्लास्ट या टेफ्रा। ये मैग्मा के साथ निकलने वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं। ज्वालामुखी बम। जब ज्वालामुखी विस्फोट के समय पिघला लावा ऊंचाई तक फेंका जाता है तो उसे नीचे आने में समय लगता है और इसी बीच यह जमकर गोल अंडाकार आकार ग्रहण कर लेता है। इसे ही ज्वालामुखी बम कहा जाता है। लेपली क्या होता है? जब ज्वालामुखी बम का आकार मटर के दाने के समान होता है तो इसे लेपली कहते हैं। नेक्स्ट है स्कोरिया। लेपली से भी छोटे टुकड़ों को स्कोरिया कहा जाता है। और प्यूमस या लावा के झाग से बने हल्के एवं छिद्रदार शिलाखंड होते हैं। ये झाग से बनते हैं छिद्रदार शिलाखंड। टफ है। ज्वालामुखी धूल, राख, लेपली आदि के जमने से निर्मित चट्टान है वो टफ कहलाती है। और ब्रेसिया स्कोरिया के संगठित नुकीली चट्टानी टुकड़े ब्रेसेरिया का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी शंकु का निर्माण विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी द्वारा होता है। इसका निर्माण छिद्र के चारों तरफ विखंडित पदार्थों के शंकु के आकार में क्रमिक जमाव से होता है और शंकु के शीर्ष पर एक कीप के आकार का गड्ढा होता है। ये जो गड्ढा होता है ये गड्ढा इसे क्रेटर कहा जाता है। और क्रेटर जब आकार में बड़ा हो जाता है तो इसे कोल्डेरा कहा जाता है। और इस कोल्डेरा में अगर पानी जमा हो जाए तो इसे कोल्डेरा झील कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।